हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द 5 पैटर्न्स ऑफ इंडियन इमिग्रेशन ऑफ MSOE 002। हमने इससे पहले क्वेश्चन 1 डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और आज हम बिगिन करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। मैंने ऊपर क्वेश्चन मेंशन कर दिया है एज ऑलवेज। अब इंडियन इमिग्रेशन क्या है, जो इंडियंस जो मूव हो रहे थे, हमें उस चीज के बारे में डिस्कस करनी है। और बेसिकली जो 5 पैटर्न्स थे, ये हमारे इग्नू के बाइंडर्स में भी दिया हुआ है ये चीज। अब जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइग्रेशन है। अब इंडिया में भी हर कोई कहीं ना कहीं से आके सेटल हुआ है। अब 19th सेंचुरी में देखा जाने लगा कि जो एथनिक इंडियंस थे, उन्होंने ऐसी कम्युनिटीज हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक आइलैंड में वो ज्यादा फैले हुए थे। अब जी ये कॉम्पोजिशन था वो मेनली कौन सा था, जो ऐसे लेबर थे जो डिफरेंट कंट्रीज से आके बसे हुए थे। और वो लेबर कब आए थे, ब्रिटिश इंडस्ट्री के टाइम पे आए थे, जो कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स थे इन नॉर्थ अमेरिका एंड लो स्किल्ड प्रोफेशनल्स और वर्कर्स इन द मिडिल ईस्ट। इन एडिशन इंडियंस काफी ज्यादा कंट्रीज लाइक केनिया एंड सुरिनेम में भी काफी ज्यादा माइग्रेट हुए थे, जिस मूवमेंट को कहा गया है सेकेंडरी माइग्रेशन। अब ये हमने देखा कि जो पहले के टाइम पे वो स्किल्ड लेबर थे वो इन कंट्रीज में हुए थे मूव। फिर सेकंड हमने देखा सेकेंडरी माइग्रेशन ही इन 2 कंट्रीज में मेनली वो देखी गई थी। अब 5 डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स हैं जिससे जो इंडियन इमिग्रेशन है वो आइडेंटिफाई की जाती है। एक फर्स्ट है इंडेंजर्ड लेबर इमिग्रेशन, सेकंड इज कानगनी या मिस्ट्री लेबर इमिग्रेशन, थर्ड इज फ्री और पैसेज इमिग्रेशन, फोर्थ इज ब्रेन ड्रेन और वॉलंटरी इमिग्रेशन, एंड फिफ्थ इज लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया। अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड ही वही है। इन 5 पैटर्न्स पे हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो हमारा आ जाता है इंडेंजर्ड लेबर इमिग्रेशन। इसमें क्या देखा जाने लग गया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए दे वर बाउंड टू वर्क, इसलिए उनका इमिग्रेशन होता था। लेबर्स लेके जाते थे, दैट वर मेनली फॉर 3 to 5 years का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था उसमें लोगों को लेके जाता था। एक स्पेसिफाइड वेज थी जिनको बोला जाता था कॉन्डपी, और इस कॉन्ट्रैक्ट के एंड में उन लेबररों को फ्री कर दिया जाता था कि वो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यू नो कि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे होता है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है और लिमिटेड ही उनकी जो वेजेस होती है वो डिसाइडेड होती है, और फिर उस पीरियड खत्म होने के बाद उनको कहीं ना कहीं मूव कर दिया जाता है कि अब तुम जा सकते हो जहां पे भी तुम्हारा मन है। बट ये जो माइग्रेशन थी इंडियन की एज इंडेंजर्ड लेबर, जो कि स्टार्ट हुई थी 1834 में, वो 1834 में वो एंड हो गई थी 1920 में। जो उसका जो मेन जो रीजन था, एक तो इंडियंस को ऐसी कॉलोनीज में लेके जा रहे थे जैसे फिजी, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, मलेशिया, साइलोन। अब ज्यादातर ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इमिग्रेंट्स थे वो हर केस में क्या था, गुआना में इतने थे, त्रिनिदाद में इतने थे, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी, मतलब कि ये मैंने यहाँ पे नंबर्स भी मेंशन किए हैं। अब वो एग्जाम टाइम में तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वी कैन जस्ट मेंशन द नेम्स हियर। अब जो ये फर्स्ट फेज था जो बिगिन हुआ था 1834 में, जो काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स थे उनको रिक्रूट किया था हिल कोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब जो ये रिक्रूटिंग एरियाज थे उनको पुश कर दिया था वेस्टवर्ड, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग जोन्स आ गई थी, जैसे कि बिहार हो गया या ईस्टर्न यूपी हो गया, जो कि उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट थे। अब अर्ली 1870s और टिल द एंड ऑफ इंडेंजर्ड इमिग्रेशन ईस्टर्न यूपी ज्यादातर लीड किया उन्होंने रिक्रूटिंग एरियाज में। कहाँ पे, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया में तमिल स्पीकिंग एरियाज हो गए, त्रिनोपोली, मदुरा, रमानाथ, सलेर, मतलब यहाँ पे ये मैंने सारी जो स्टेट्स है उनको मेंशन कर दिया है। यू कैन हैव अ लुक हियर। अब आगे क्या देखा गया, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, अहमदानगर जो डिस्ट्रिक्ट थी वो मेन एरिया थे रिक्रूटमेंट के। यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसीज थी। कैलकाटा स्टूड फर्स्ट इन वॉल्यूम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एम्बार्केशन, एंड मद्रास सेकंड। ओके, अब ये जो एनालिसिस हो रही थी कैलकाटा इमिग्रेशन रिपोर्ट्स में, वहां पे क्या देखा जा रहा था, हिंदूज और मुस्लिम की एक जो रेशियो थी वो देखने को मिली, जहां पे हिंदूज वर 86 एंड मुस्लिम्स वर 14%। ओके, जिसमें से कि जो 16% हिंदूज थे वो हायर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे, 32% टू एग्रीकल्चरल, और जो बाकी के थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे या फिर अनटचेबल्स थे। अब जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट था इंडेंजर्ड लेबर का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन कैसी है, मेल होनी चाहिए और यंग होनी चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि मेल की थोड़ी सी कैपेसिटी ज्यादा होती है वर्क करने की, एंड यंग पीपल वर्क मोर देन द ओल्ड एज पीपल।
अब ये जो कंप्लीशन हुआ था इनका इंडेंजर्ड पीरियड का, उसमें इंडियंस को काफी ज्यादा प्रेफर किया गया कि वो इन्हीं कॉलोनीज में बस जाए, और काफी ज्यादा उनको मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स देने की कोशिश की है ना, कि वो यहीं पे बस जाए, वापस अपनी सेम प्लेस पे ना मूव करें। अब जो सेकंड हमने देखा वो है कांगनी या मेस्ट्री लेबर इमिग्रेशन। यहाँ पे जो साउथ इंडियन लेबर था उनको मलेशिया और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में मूव कराया गया फॉर वर्क पर्पस। अब जो कांगनी जो वर्ड है वो कैसे आया, तमिल वर्ड है जहाँ पे उसका मीनिंग है ओवरसीर और फोरमैन। ओवरसीर क्या होता है, जो मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज से आया है, या फोरमैन भी उसको बोल देते हैं। तो कांगनी वर्ड का ये मीनिंग है। अब इस सिस्टम में जो कांगनी है, जो इंडियन इमिग्रेंट है, वो रिक्रूट करता था कूलीज इन इंडिया और उनको एडवांस देता था वो। अब ये जो सिस्टम था ये मोर और लेस कैसा सिस्टम हो गया, जहाँ पे मिडिल मैन या एम्प्लॉयर जैसा हो गया। ये मिडिल मैन है जो कि हायर करता है, देन फिर उनको आगे भेजता है। अब इसमें क्या होगा, तो बहुत ज्यादा इलीगल डिडक्शन, जहाँ पे मिडिल मैन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो मतलब कि बहुत ज्यादा अपने बेनिफिट के लिए वो एक्सप्लॉइट करने पे उतर आता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल डिडक्शंस देखी गई, और ये जो लेबर्स थे उनको बहुत कम पे मिलती थी, और उनको लीगली नहीं भेजा जाता था, इलीगली भेजा जाता था। ना ही उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता था, ना ही फिक्स पीरियड ऑफ सर्विस होती थी। अगर ऐसा होगा तो उनके साथ क्या होएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी। और इसी केसेस में देखा गया जैसे कि बहुत सारे माइग्रेंट्स थे, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्समैन, क्लरिकल्स, प्रोफेशनल्स। मलेशिया में क्या देखा गया कि 1/3 ऑफ द टोटल इमिग्रेंट्स ये वाली पोजीशन थे, ये जॉब्स थी उनके। अब ये जो सिचुएशन थी ये काफी ज्यादा सेम थी बर्मा में, जहां पे केस ऑफ साइलेंट नॉन लेबर इंडियन इमिग्रेंट वाज सब्सटेंशियली लेस, जहां पे साउथ इंडियन चैटर हिंदूज वर द लीडिंग इंडियन कमर्शियल एंड बिजनेस कम्युनिटी इन बर्मा एंड मलेशिया। ये जो दो मेन कम्युनिटीज थी ये ज्यादा देखने को मिली। अब पैसेज थर्ड पॉइंट आ जाता है पैसेज इमिग्रेशन में। उसमें ये क्या देखने को मिला, पैसेज या फिर फ्री इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफ ट्रेडिंग कास्ट एंड क्लासेस, जहां पे पैसेज इमिग्रेशन बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट थी साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे कि केन्या, तंजानिया एंड युगांडा, जहां पे ज्यादातर गुजराती और पंजाबीज जाते थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इंडियन इमिग्रेशन इन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज फॉलोड द ओपनिंग अप ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड द ब्रिटिशर्स यूरोपियन पावर्स। अब जो कंप्लीशन थी युगांडा रेलवे की, उसने न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन कर दी थी फॉर दोज ऑल्सो जो इंडियन इमिग्रेंट्स यहाँ से वहां पे मूव हुए थे, उनके लिए भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई थी। जो मेनली जो गुजरातीज थे उन्होंने खुद को शॉपकीपर्स की तरह एस्टेब्लिश कर लिया था, और जो मोनोपोलाइज ट्रेड कमर्शियल एक्टिविटीज में उन्होंने खुद को ढाल लिया था। अब काफी ज्यादा इंडियन मर्चेंट्स भी थे, नेटिव प्रोड्यूसर भी थे, कार्टर्स, टीमस्टर्स, स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, मनी लेंडर्स, क्वारी मास्टर्स, डीलर्स इन लाइम, सैंडस्टोन एंड डोमेस्टिक फायर, वुड बार्बर्स, सैडलर्स, बूट मेकर्स, नर्सरी मैन, टेलर्स। ये सारे बिजनेसेस हैं जहां पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे, और वो अपने आप को वहीं पे बसा रहे थे फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, अ बेटर फ्यूचर। अब ज्यादातर तो रिलायबल डेटा नहीं है इसका, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम थी इंडियन इमिग्रेशन की टू ईस्ट अफ्रीका वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेंसस रिपोर्ट्स। अब आगे ये देखने को मिला कि जो ज्यादातर 40,000 इंडियंस थे 1901 में, फिर 92,000 हो गए 1931 में। अब ड्यूरिंग द वॉर ये नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। 1963 में 3,72,000 इंडियंस थे ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि सबने देखा कि अपॉर्चुनिटीज हैं तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा मूव होने लग गए। अब मिड 60s में क्या हुआ कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ इमिग्रेशन वाज ग्रोइंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इन ईस्ट अफ्रीका, जिससे जो एशियन माइनॉरिटीज की जो नंबर थे वो डिक्लाइन हो गए थे। अब 1969 सेंसस में क्या देखा जाने लग गया, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में 3 लाख से सिर्फ 1.5 लाख भी लोग नहीं बचे थे केन्या में, जहां पे 1.5 लाख थे केन्या में, 74 थे युगांडा में, 84 थे तंजानिया में। अब जो ये एक्सपल्शन थी 70,000 एशियंस की फ्रॉम युगांडा इन 1972 वाज अ फर्दर सेटबैक इन दिस। अब तो और भी ज्यादा कम हो गई थी, वो 74 से 70 हो गई थी डायरेक्ट। अब फोर्थ हम आ जाते हैं ब्रेन ड्रेन पे। अब जो लार्ज स्केल ऑफ इंडियन इमिग्रेशन है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जा रही थी यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में, जो कि लास्ट 60s में ये मूवमेंट शुरू हुई थी।
अब जो ये इंडियन इमिग्रेशन थी वो अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी इन नॉर्थ अमेरिका शुरू हो जाती है एंड 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन। अब जो ये फीचर्स थे इस टाइप ऑफ इमिग्रेशन के, वो क्या देखा गया कि टोटल मतलब कि वो अब उनके नेचर के ऊपर था, अगर उनको जाने तो जाना, कुछ भी फोर्स नहीं था, उनकी इच्छा से हो रहा था। इसमें क्या था, जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे और स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, ज्यादातर वही अपनी इच्छा से मूव हो रहे थे फॉर अ बेटर एंड ब्राइट फ्यूचर। अब वो कहाँ पे सेटल डाउन हो रहे थे, ब्रिटेन एंड नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे मेनली कौन थे, सिख्स थे। अब जो सिख है वो स्टिल इन एरियाज में बहुत लार्ज एथनिक ग्रुप हैं, स्टिल इन ब्रिटेन, कनाडा, यूएस। अब तो ज्यादातर नॉन सिख भी आने लग गए हैं, विद नॉन सिख कम्युनिटीज भी काफी ज्यादा बसी हुई हैं। अब 2 मिलियन पीपल हैं जो इंडियन ओरिजिन के यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में एंड ओशियाना में। यूएस में मेजोरिटी इंडियंस क्या है, एजुकेटेड हैं, जो कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स है। ब्रिटेन एंड कनाडा में जो इंडियन कम्युनिटीज है वो ऑक्यूपेशनली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है ना, हर प्रोफेशन में डिफरेंट इंडियंस बसे हुए हैं। अब जो फिफ्थ है वो है लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया। यहाँ पे क्या देखा गया कि जो इमिग्रेशन हो रही थी लेबर्स की, वो मेनली कहाँ पे हो रही थी, वेस्ट एशिया में हो रही थी। अब जो ये पैटर्न थे, यहाँ पे क्या देखा गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ज्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दी थी एंड वर नॉट अलाउड टू सेटल परमानेंटली। अभी जो कंट्रीज थी यहाँ पे क्या देखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे ला रहे थे, काम कंप्लीट होने के बाद उनको वापस उनकी होम कंट्री में भेज रहे थे। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिला। अब लास्ट में आई जस्ट कंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, यू कैन गो थ्रू इट वंस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो समझ में आई, मेन चीज तो ये है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली टेक केयर ऑफ दैट नेक्स्ट टाइम। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।